ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है, प्राइमरी लंग कैंसर हम लोग स्टडी करने लगे हैं। आप लोगों को याद होगा मेडिसिन के लेक्चर में भी मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग इसको सर्जरी से स्टडी करेंगे और फिर हमें वहां पे मेडिसिन के लिए भी ये कवरेज साथ ही मिल जाएगी। सबसे पहले बच्चे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन वेराइटी है ब्रोंकोजेनिक या लंग कार्सिनोमा की, दैट इज एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन वेराइटी है। दूसरी चीज ये कि जो सेकंड मोस्ट कॉमन वेराइटी है दैट इज स्क्वामस सेल की वेराइटी। ये आपके एमसीक्यूज हैं, टिपिकली इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिगरेट स्मोकिंग है ये मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लें कि जो रिस्क फैक्टर है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग फॉर लंग कैंसर। तीसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए, आपका एक एमसीक्यू आता होता है वैल्यू से रिलेटेड। तो जो सिगरेट स्मोकिंग है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 85% टू 95% केसेस ऑफ ऑल केसेस ऑफ इसका ये ब्रोंकोजेनिक या प्राइमरी लंग कैंसर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि इसकी जो फर्दर पैथोलॉजिकल टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। हमने लंग कैंसर की, अब देखें मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि दो तरह की हम लोग क्लासिफिकेशन करने लगे हैं लंग कैंसर की। एक है पैथोलॉजिकल टाइप्स के हिसाब से और दूसरी है हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजिकल टाइप्स के हिसाब से बच्चे हमने लंग कैंसर को डिवाइड किया इनटू टू वेराइटीज। एक है स्मॉल सेल फॉर्म ऑफ लंग कैंसर और दूसरी जो बच्चे है दैट इज नॉन स्मॉल सेल। ठीक है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, और इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल सेल लंग कैंसर, एससीएलसी और एनएससीएलसी। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे ये देखिएगा कि जो आपका स्मॉल सेल लंग कैंसर है तो ये बहुत डिफिकल्टी से मैनेज होता है और इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज ओट सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ओट सेल आज आप सब लोग जाके बेशक देख लीजिएगा कि ओट सेल की अपीयरेंस क्या होती है, ओट के नाम पे हमने इसको रखा है। उसके बाद बच्चे ये देखें कि जो आपका नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, इसके अंदर बाकी सारी वेराइटीज आ जाती हैं, यानी कि एडिनो हो गया, स्क्वामस हो गया, लार्ज सेल हो गया, ब्रोंकियो अल्वियोलर कार्सिनोमा हो गया, ये सब आ जाते हैं। हिस्टोलॉजिकल वैरायटी की बात की जाए तो इसके अंदर हम लोग फिर अब हिस्टोलॉजिकल में तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं ना। हिस्टोलॉजिकल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओट सेल कार्सिनोमा यानी कि स्मॉल सेल जो कार्सिनोमा है लंग का वो आ जाता है। ठीक है, और वो तकरीबन 20% केसेस ऑफ लंग कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 के ऊपर बचे एडिनोकार्सिनोमा आ जाता है जो कि स्क्वामस से भी बहुत ज्यादा कॉमन है, स्क्वामस लेस कॉमन है इसकी निस्बत। तीसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है दैट यूजुअली कॉजेज कैविटेटिंग लंग लीजन। और मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर कर दूं, मेडिसिन के अंदर हम लोग एक डिजीज पढ़ के आए थे दैट वाज नोन एज आईपीएफ, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की जो टिपिकल सीटी स्कैन पे और ग्रॉस अपीयरेंस होती है दैट इज हनी कॉम्ब अपीयरेंस या कैविटेटेड लीजन्स की अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के इस अपीयरेंस को आप कंफ्यूज कर सकते हैं विद द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपीयरेंस ऑफ लंग। तो आपने इन दोनों का डिफरेंशियल ये वाला याद रखना है। इसके अलावा आपका एक और वेराइटी आती है दैट इज नोन एज लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा यूजुअली न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। ठीक है, और एक और भी बच्चे आता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा, और ये काफी ज्यादा जो है अनकॉमन वेराइटी है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज दिखानी है कि लंग कार्सिनोमा की मेजर जो मैनिफेस्टेशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मैंने बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें आपके लिए सेव करके रखी हैं। सबसे पहले ये देखो, ये श्वार्ट्ज जो सर्जिकल प्रिंसिपल्स की बुक है उसकी मैंने एक इमेज निकाली है ताकि बेले से हमें लाइनों में पढ़ना ही ना पड़े, सारे के सारे सिम्टम्स अलॉन्ग विद द रीजन कि वो सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं इधर ही हम कवर कर लें। दो तरह के सिम्टम्स हैं, पल्मोनरी सिम्टम्स, नॉन पल्मोनरी सिम्टम्स। पल्मोनरी में कफ, ब्रोंकियल इरिटेशन की वजह से, डिस्निया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वीजिंग ग्रेटर देन 50% एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि जो 50% से कम होती है वो कंपेंसेट हो जाती है, हिमोप्टिसिस ट्यूमर एरोजन की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा न्यूमोनिया हो सकता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। जब कैंसर एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो यूजुअली बच्चे आपने ये याद रखना है कि वो ऐसी एक नीडस प्रोवाइड कर रहा होता है, ऐसी जगह प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जब हाइपो वेंटिलेटेड स्टेट्स डेवलप होती हैं।
उसके बाद आ गया नॉन पल्मोनरी थोरेसिक सिम्टम्स में प्लूरेटिक पेन, प्लूरल इन्वेजन की वजह से, चेस्ट पेन, रिब या मसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, रेडिकुलर चेस्ट पेन। रेडिकल का जो वर्ड होता है बच्चे, दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर नर्व्स के लिए, नर्व रूट्स के लिए, ठीक है। तो इंटरकॉस्टल नर्व रूट का पेन हो सकता है, फैनफोर्थ सिंड्रोम हो सकता है अगर स्टीलेट गैंग्लियन की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। स्टीलेट गैंग्लियन का आपको पता है, सर्वाइकोथोरेसिक गैंग्लियन जिसे हम कहते हैं, C7 और T1 का जो आपस में मिल कभी अगर फ्यूज्ड फॉर्म में वो प्रेजेंट हो तो। इसके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सस की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और आर्म्स और हैंड्स की स्वेलिंग हो सकती है मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स को ब्लॉक करने की वजह से, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स जो हैं इनकी कॉजेस समेत हमें यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए एक और बात, कि जो हिमोप्टिसिस होता है ये 50% से कम लोगों के अंदर विटनेस किया गया है, ठीक है। सारों के अंदर हिमोप्टिसिस आपको नहीं मिलता। ये आपकी बेले की इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे को रिलेट की है। अच्छा, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाया करता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मेडिसिन में भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है, वो दो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर हैं जिनके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आपसे पूछे जाते हैं, रीनल सेल कार्सिनोमा और लंग के कार्सिनोमा के मुतालिक, लंग के कैंसर के मुतालिक। तो बच्चे इसके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, मैं एक एक दो दो बता देता हूं, प्लीज उसको काट लीजिए। एंडोक्राइन जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, इसके अंदर सबसे कॉमन जो है दैट इज हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। और जरूरी नहीं होता कि जो हाइपरकैल्सीमिया ये पैराथायराइड हार्मोन की वजह से हो, बल्कि अक्सर केसेस में यही कहा गया है रॉबिन्स के अकॉर्डिंग कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में अगर कभी हाइपरकैल्सीमिया मिले तो दैट इज यूजुअली ड्यू टू पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पैराथायराइड रिलेटेड प्रोटीन, बस ये इस तरह आपने याद रखना है। मेरे ख्याल से इसका एब्रीविएशन मैं आपको करेक्ट नहीं बता पा रहा, लेकिन नाम मैंने जरूर बता दिया है। तो आप लोगों को ये बहुत कॉमनली एमसीक्यू आ जाता है कि हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी किस वजह से होता है, पैराथायराइड हार्मोन की वजह से या फिर पीटीएचआरपी की वजह से। अच्छा, आप मुझे याद आया इसका निमोनिक, इसका इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पीटीएचआरपी, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है। चलो जी, उसके बाद फर्दर देखो आगे ये एक आना चाहिए, और नंबर 2 पे आपको ये लाजमी आना चाहिए, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन और कार्सिनॉइड सिंड्रोम और कुशिंग। ये चारों रिलेटेड हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इससे। न्यूरोलॉजिक की बात की जाए बच्चे तो बहुत कॉमनली एंसेफेलोपैथीज एसोसिएटेड है, और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आपको पता है कि बिल्कुल जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस है वैसे ही लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है बीच में पैथोलॉजी का कि माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि ईटन लैम्बर्ट सिंड्रोम के अंदर कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलती हैं। स्केलेटल में बच्चे आपको क्लबिंग और पल्मोनरी हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी मिलती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, मेडिसिन में बहुत कॉमनली एक सवाल आता है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोगों को काम आएगा, पास पेपर्स में एमसीक्यू में मिलेगा। एक पेशेंट है सीओपीडी का, क्रॉनिक स्मोकर है, अगर आपको उसके अंदर क्लबिंग मिले तो व्हाट विल यू सस्पेक्ट, देन यू आर गोइंग टू सस्पेक्ट ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। याद रखिएगा कि सीओपीडी के पेशेंट में क्लबिंग वैसे कभी भी नहीं होती। अगर उसको कैंसर के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं या अंडरलाइन कैंसर है तो फिर क्लबिंग होगी। उसके बाद हीमाटोलॉजिक की बात की जाए तो एनीमिया आप याद कर लें, और ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। क्यूटेनियस की बात की जाए बच्चे तो इसके अंदर मेरे नजदीक जो दो बहुत कॉमन है, कॉमन इस वजह से कह रहा हूं कि एग्जाम में आते हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस और अकैंथोसिस निग्रिकेंस, ये आप याद रख लें, ठीक है। अब अकैंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है, मैंने मेडिसिन में भी डर्मा में भी आप लोगों को बताना है, और एक दो जगहों पे बताया भी था गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के केस में। यानी कि जो आपकी आप कह लें इंटरट्रिजिनस एरियाज जो होते हैं। व्हाट आर इंटरट्रिजिनस एरियाज? इंटरट्रिजिनस एरियाज वो होते हैं कि जब बंदे की इस दो जगहों की स्किन जो होती है वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से मिल रही होती है। जैसे मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे क्लियर करूं तो जो आपकी ग्रोइन की स्किन है ये आपस में दोनों टकराती रहती हैं सारा वक्त। इसके अलावा एक्सेला की स्किन दोनों आपस में टकराती रहती हैं, और मोटे लोगों की जो नेक होती है तो उसके अंदर आपस में ऐसे लेयरिंग हो जाती है नेक की। इनको हम कहते हैं इंटरट्रिजिनस एरिया, ठीक है। इंटरट्रिजिनस एरियाज के अंदर जब आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है तो दैट इज यूजुअली नोन एज अकैंथोसिस निग्रिकेंस।
अदर के अंदर बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाता है। तो कुल मिला के कोई 7-8 मैंने आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स करवाए हैं। अगर ये कर लोगे तो आप लोगों को जो आपका एससीक्यू का क्वेश्चन है उसके अंदर आसानी होगी। उसके बाद बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है तो उसकी स्टेजिंग क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी। उसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन और डिटेल में आते हैं। अभी किसी भी बच्चे ने थकना नहीं है प्लीज, अभी टाइम आधा घंटा पड़ा हुआ है 7:30 तक। ये लेक्चर आज हमें कवर करना है। आगे देखो, सबसे पहले बच्चे टीएनएम क्लासिफिकेशन अगर यहाँ पे रिपीट करूं, मैं आप लोगों को समराइज करके चीजें बता रहा हूं, तो फुल ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की टीएनएम याद करने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूं उतना ही करना, क्योंकि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। T1 ट्यूमर लेस देन or equal to 3 centimeters surrounded by lung or visceral pleura, no bronchoscopic evidence of invasion, more proximal than lobar bronchus। इतना लंबा किस्सा नहीं करना, बस सिर्फ ये कर लो कि ट्यूमर लेस देन 3 सेंटीमीटर है और लंग और विसरल प्लूरा उसके इर्द गिर्द लिपटी हुई है, यानी कि अभी उनकी ब्रीच नहीं हुई। T2 के अंदर ट्यूमर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7 सेंटीमीटर, यानी कि 37 याद कर लो, 3 से 7 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, और उसके अंदर कोई भी एक फीचर प्रेजेंट हो सकता है, या तो वो विसरल प्लूरा को इन्वेट करे या मेन ब्रोंकस को। ठीक है, मेन ब्रोंकस से डिस्टल हो, और लेकिन एंटायर लंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट लाइन जरूर मेंशन करनी है। ट्यूमर ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7 बट नॉट इन्वॉल्विंग द एंटायर लंग। ट्यूमर T3 में ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर या डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द चेस्ट वॉल, डायफ्राम या फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और डायफ्रामेटिक पैरालिसिस भी इवन एक साइड का आपको मिल सकता है। उसके बाद आपने एक चीज इसमें नहीं भूलनी बिल्कुल, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा एरो है, सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल्स इन द सेम लोब। अभी एक ही लोब के अंदर आपको ये मिला है। ठीक है, T4 के अंदर क्या है, ट्यूमर ऑफ एनी साइज विद इन्वेजन ऑफ मीडियस्टिनम और इन्वॉल्विंग द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, दिस और सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल्स इन अ डिफरेंट इप्सिलैटरल नोब। ठीक है, यानी कि उसी लंग के किसी और लोब में अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो ये T4 है। अब आप लोगों को ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के केस में हम लोग कॉन्ट्रालैटरल लंग की बात नहीं कर रहे, एक ही लंग की बात कर रहे हैं। T1 जो उसकी टी सिस्टम हमने लिखा है उसके अंदर हम लोग उसी लंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना, अपनी तरफ से दूसरा लंग बीच में नहीं डाल देना। उसके बाद है नोडल इन्वॉल्वमेंट। N0 नो डेमोन्स्ट्रेटेबल मेट्स। N1 मेटास्टेसिस टू लिम्फ नोड इन पेरीब्रोंकियल या इप्सिलैटरल हाइलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, N2 के अंदर है मेटास्टेसिस टू इप्सिलैटरल मीडियस्टिनल या सबकैरेनल लिम्फ नोड्स। N3 के अंदर है मेटास्टेसिस टू कॉन्ट्रालैटरल मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स। यानी कि सेम और डिफरेंस ये वाला मतलब इसके अंदर। ओके, लेट्स रिज्यूम बच्चे। ये देखिए यहाँ पे मेटास्टेसिस टू इप्सिलैटरल, मैंने आपको ये बताया था कि N1 के अंदर सिर्फ वो लोकलाइज्ड हाइलर लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा N2 के अंदर मेटास्टेसिस टू इप्सिलैटरल मीडियस्टिनल या सबकैरेनल है, और M3 के अंदर कॉन्ट्रालैटरल मीडियस्टिनल की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। डिस्टेंट मेट्स की बात की जाए तो M0 में नो नोन मेट्स, M1A और B। 1A में सेपरेट ट्यूमर नोड्यूल्स इन कॉन्ट्रालैटरल लोब, और M1B में डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो कि पूरी बॉडी में स्प्रेड कर चुके हों। आई नो, आई एग्री कि ये जो स्टेजेस होती हैं ये इंसान को इजीली नहीं याद होती। मेरी आप सब लोगों को एक टिप है, याद रखिएगा, जब आप लोग प्रॉफ के लिए जाते हैं तो जब आप पूरा का पूरा मतलब आपने सर्जरी तैयार कर ली तो एक तलवार सर पर लटकती रहती है, मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी और गायनी ऑब्स में भी। वो ये होती है कि यार मुझे तो स्टेजिंग ही भूल गई है, स्टेजिंग तो मुझे आती ही नहीं है, स्टेजिंग तो मिक्स हो रही है। मैं आप लोगों को अभी से ये सजेस्ट कर रहा हूं कि या तो इन स्टेजिंग्स की इकट्ठी पिक्चर लेके एक नोटबुक बना लें, नोट्स बना लें, या फिर इन स्टेजिंग को एक रजिस्टर के ऊपर इकट्ठी नोट कर लें और इनकी कंपैरेटिव स्टडी करें। जब तक स्टेजेस को कंपैरिजन में नहीं पढ़ोगे तुम लोगों को स्टेजेस मिक्स हो जाएंगी। और वी ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट, इसके अंदर कोई आपको डुअल ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि आपके प्रॉफ के अंदर हर हाल में स्टेजिंग आती ही आती है, या तो लिखने के लिए आ जाती है या फिर आप लोगों को यह कहा जाता है कि आप लोग स्टेजिंग जो है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बताएं, या फिर एमसीक्यू आ जाता है।
लोग मूव ऑन करते हैं जी। अच्छा, ये देखो बच्चे, अब हम लोगों ने ये भी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है तो इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या होती हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशंस को बच्चे समझने के लिए मैं आप लोगों को इसका एक पूरा एक बना के देता हूँ चार्ट सा, ठीक है। काइंडली इसको मेरे साथ जॉट डाउन कीजिए जी। तो बच्चे ये देखें, मैंने आप लोगों के लिए सारी इन्वेस्टिगेशन को एन्यूमरेट कर दिया है। या आप लोगों के प्रॉफ का बेहतरीन क्वेश्चन अब बन गया। अब मैं सबकी एक एक डिटेल आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले ए नंबर पे आ जाती है आपकी नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जिसमें चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर सिंपल बच्चे आप लोगों को एक ओपेक मास्क जो है, मैस्क जो है वो नजर आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए यहाँ पे कि जो मेजोरिटी लंग कैंसर होते हैं वो चेस्ट एक्सरे के ऊपर डिटेक्ट हो जाते हैं। मतलब आपको पता चल जाता है कि कोई मैस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली आप लोग एक्सरे देख के ये तो नहीं कहते ना कि इस बंदे को कैंसर है, आप ये कहते हैं कि इसके लंग के अंदर कोई स्वेलिंग है, कोई मैस मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे की सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेलिग्नेंसी की वजह से जो प्लूरल एक्लूजन हुई होती है, या फिर कोई आप कह लें कि डायफ्राम का पैरालिसिस होता है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हेमी डायफ्राम का पैरालिसिस, या फिर आप ये कह लें कि डिस्टल कोलैप्स, यानी कि जो आपके ब्रोंकाई होते हैं उनके कोलैप्स को, इन तीन चीजों के लिए चेस्ट एक्सरे बहुत यूजफुल है। ये आपने लिख के आना है प्रॉप में। कंप्यूटर टोमोग्राफी की अगर बात की जाए तो बच्चे ये आपकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब कैंसर रिलेटेड, जो स्पेसिफिकली कैंसर के लिए है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप ये करते हैं जिसके जरिए आप लोगों को टी का भी अंदाजा हो जाता है और एन का भी अंदाजा हो जाता है, यानी कि साइज का और नोड्स का इनका अंदाजा आप लोगों को इसके थ्रू हो जाता है। ये आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है, इसके अंदर आपने ये लिखना है कि इवन ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कैंसर्स के लिए हम लोग जो एजेंट यूज करते हैं दैट इज रेडियो लेबल्ड फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, रेडियो लेबल्ड फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, ये आप लोग इसके लिए यूज करते हैं पूरी बॉडी में इसका स्प्रेड देखने के लिए। कैंसर, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वो फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज को यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट। तो फिर जो भी वो प्रोडक्ट उसके रिलीज करते हैं दे स्टार्ट फ्लरिशिंग, मतलब उनके अंदर रेडियो एमिशन होती है। तो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर स्प्यूटम साइटोलॉजी की बात की जाए तो बच्चे ये इसका बहुत ज्यादा हाई नेगेटिव रेट है, इसके अंदर कैंसर सेल्स यूजुअली रिकवर नहीं होते, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रोंकोस्को इन्वेसिव की बात अगर करूं तो जो ब्रोंकोस्कोपी होती है ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके अंदर आप लोग फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी जो होता है बच्चे वो परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात आप लोगों ने लाजमी ये मेंशन करनी है कि इसके जरिए हम लोग जो ब्रोंकियल वॉशिंग्स होती हैं उनको ले सकते हैं, उसके अंदर एस्पिरेट में कैंसर सेल्स आ सकते हैं, ठीक है, वॉशिंग्स के अंदर। और इसके अलावा जो सेगमेंटल एयरवे होती है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। ये दो बातें मस्त लिखनी है। उसके बाद एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड की अगर बात की जाए तो ये यूजुअली, अच्छा पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जब भी एंडोलुमिनल की बात आती है या एंडोब्रोंकियल की बात आती है, जैसे एसोफेगस में हमने पढ़ा था कि एंडोलुमिनल अल्ट्रासाउंड हम लोग परफॉर्म करवाते हैं, तो याद रखिएगा एंडो का वर्ड जब भी आए ना तो उसका मतलब है उसकी वॉल की असेसमेंट के लिए। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल अगर ये एक ब्रोंकस है तो ये इसकी वॉल की थिकनेस है, तो मैं जो प्रोब डालूंगा जिसके जरिए मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूं तो मैं उसकी वॉल की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लूंगा, ठीक है। तो एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रोंकस के इर्द गिर्द, मीडियस्टिनम की लिम्फ नोड्स वगैरह, उनको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद एक और चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो तीसरी जो इन्वेस्टिगेशन है सी हेडिंग आपने देनी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी गाइडेड जो होती है बायोप्सी। इसके अंदर बच्चे यूजुअली ये होता है कि आप लोग एसएनए परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप लोग वो अंधाधुंध परफॉर्म नहीं कर सकते, सीटी करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि आप वाइटल स्ट्रक्चर्स को कहीं तोड़ फोड़ ना दें, ठीक है। तो सीटी गाइडेड हम लोग जब एस्पिरेट लेते हैं उसके अंदर कैंसर सेल्स आ जाते हैं, लेकिन ये मेंशन करना है कि सिटी गाइडेड बायोप्सी का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर 30% चांसेस होते हैं न्यूमोथॉरक्स के, तो आप पेशेंट को एक और मुसीबत में डाल देते हैं। उसके बाद है स्टेजिंग। स्टेजिंग के लिए बच्चे आप लोग दो प्रोसीजर्स कर सकते हैं, मीडियस्टिनोस्कोपी, मीडियस्टिनम के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं और ये यूजुअली बच्चे जनरल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म की जाती है। अब आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि ये हम लोग करते कैसे हैं, मीडियस्टिनम को देखते कैसे हैं, तो ये बात लाजमी आपके माइंड में होनी चाहिए कि इसके अंदर हम लोग
सुप्रास्टर्नल नॉच इंसिजन देते हैं, ठीक है। सुप्रास्टर्नल नॉच, स्टर्नल नॉच क्या होती है? ये आपकी गर्दन जहाँ पे खत्म हो रही है नीचे, यहाँ पे दो क्लेविकल्स के बीच में जो एक आपको नॉच दिखाई देती है, उसको हम लोग सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं। तो इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर आप लोग ट्रांसवर्स इंसिजन दे के मीडियास्टेनम के अंदर डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं, दैट इज नोन एज मीडियास्टेनोस्कोपी। और जो दूसरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताया है दैट इज नोन एज वार्ट्स, और वार्ट्स से बेसिकली बनता है वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये बताना है कि जो आपके हम लोग परफॉर्म करते हैं थोरेकोटमीज, तो थोरेकोटमीज की इंडिकेशन क्या होती है? अब थोरेकोटमीज की इंसिजन इतने जो इंडिकेशंस हैं वो इतने अच्छे तरीके से बेले में नहीं दी हुई, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग ये श्वार्ट्ज से कर लें। ये आप लोगों का कॉमन क्वेश्चन है और मैं रिपीट कर रहा हूं, थोरेकोटमी बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पी का क्वेश्चन है। न्यूमोथोरिक्स वाली जगह पे आपको ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि थोरेकोटमी परफॉर्म करनी चाहिए या नहीं, या उसकी इंडिकेशंस लिख दो। तो प्लीज इसकी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लो, काम आएंगी ये। तीन तीन बेशक याद कर लो। इंडिकेशन दो तरह की हैं, सेल्वेजेबल पोस्ट इंजरी कार्डिक अरेस्ट, या फिर उसके बाद है परसिस्टेंट सिवियर पोस्ट इंजरी हाइपोटेंशन ड्यू टू। दो तरह की इंडिकेशन इसने बताई हैं। एक है कि रिकवरेबल, यानी कि कार्डियक अरेस्ट के बाद पोस्ट इंजरी कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ है किसी को, ठीक है, तो आप देखो कि इंडिकेशन में आप क्या लिखोगे? पेशेंट सस्टेनिंग विटनेस पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा टू द टॉर्सो विद लेस देन 15 मिनट ऑफ प्री हॉस्पिटल सीपीआर। यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको विटनेस, आप लोग इतनी ओखी ना लिखो, बिल्कुल इसको सिंपल करके ये लिख दो कि विटनेस पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा, जिनके अंदर आपको विटनेस मिल जाता है, आपको घर वाले बता देते हैं कि मतलब इसको तो खंजर लगा था या चाकू लगा था सीने में, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट सस्टेनिंग विटनेस ब्लंट ट्रॉमा विद लेस देन 10 मिनट्स ऑफ प्री हॉस्पिटल सीपीआर। बच्चे प्री हॉस्पिटल सीपीआर से मुराद ये कि पेशेंट का तो एक्सीडेंट या ट्रॉमा या कैजुअलिटी जिधर भी हुई है वो तो हॉस्पिटल से बाहर ही हुई है ना यूजुअली, तो आप लोग उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर देते हो, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पेशेंट्स sustaining witness penetrating trauma to the neck or extremities with less than 5 minutes of pre-hospital CPR। ये तीन इसकी इंडिकेशंस बनती हैं। सेल्वेजेबल, उसके बाद है परसिस्टेंट सिवियर पोस्ट इंजरी हाइपोटेंशन, इंजरी के बाद सिवियर किस्म की अगर हाइपोटेंशन रही है, यानी कि सिस्टोलिक बीपी 60 से भी कम है, और उसके अंदर आप कार्डियक टेम्पोनेट सस्पेक्ट कर रहे हैं या हेमरेज सस्पेक्ट कर रहे हैं, इंट्राथोरेसिक या एयर एम्बोलिज्म, तो इन तीनों केसेस में आपको थोरेकोटमी करनी है। अब आपकी मर्जी है बच्चों, मैं आप लोगों को यह प्रेफर करूंगा कि सैल्वेजेबल में से ऊपर वाली दो इंडिकेशंस कर लो और नीचे वाले में से बच्चे आप कार्डियक टेम्पोनेट और इंट्राथोरेसिक हेमरेज कर लो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यूजुअली नहीं पूछी जाती, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। अगर आपको इतनी भी डिटेल पता है तो दैट्स मोर देन इनफ। उसके बाद बच्चे हम लोग देखते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। लंग के कैंसर का यूजुअली ट्रीटमेंट क्या होता है? थोरेकोटमी की मैंने आपको इंडिकेशन पढ़ाई, तो वो तो बेसिकली कैंसर की थोरेकोटमी भी हो सकती है, मतलब इलेक्टिव थोरेकोटमी भी हो सकती है और इमरजेंसी थोरेकोटमी भी हो सकती है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इलेक्टिव ओटी के अंदर थोरेकोटमी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है थोरेकोटमी की वो क्या है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर थोरेकोटमी इज लंग कैंसर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि थोरेकोटमी का इंसिजन कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कि इन स्ट्रक्चर्स को अप्रोच कर सके। नंबर 1 लंग को और जो उसके मेजर ब्रोंकाई हैं उनको, इसके अलावा प्लूरा को अप्रोच कर सके। नंबर 3 थोरेसिक एओर्टा जो होती है बच्चे उसको अप्रोच कर सके जो आपका इंसिजन है। नंबर 4 एसोफेगस का जो इंसिजन होता है उसको, और इंसिजन नहीं एसोफेगस को अप्रोच कर सके। और नंबर 5 पे पोस्टीरियर मीडियस्टिनम को अप्रोच कर सके। एक चीज बच्चे मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि हमने कभी भी किसी इंसिजन के बारे में इतनी डिटेल नहीं पढ़ी कि ये इंसिजन ऐसा ऐसा हो कि वो इस जगह को अप्रोच कर सके, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों इतनी डिटेल पढ़ रहे हैं? बच्चे आप लोग याद रखिएगा, आपसे कभी भी कोई पूछे वाइवा के अंदर कि मोस्ट पेनफुल इंसिजन कौन सा होता है आपकी ह्यूमन बॉडी में पूरी सर्जरी के अंदर, तो मोस्ट पेनफुल इंसिजन इज द इंसिजन ऑफ थोरेकोटमी, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी की पूरी एक्सप्लोरेशन चाहिए होती है चेस्ट की। अब मैं आप लोगों को बेले की एक इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाता हूं। आप लोगों को अगर थोरेकोटमी के स्टेप्स नहीं भी आते दैट्स टोटली फाइन, लेकिन
कुछ ना कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को लाजमी यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लोग थोरेकोटमी, फॉर एग्जांपल अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का सिनेरियो आता है और आप लोग उसकी मैनेजमेंट लिखते हो, तो बच्चे सबसे पहली हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए कि हम लोग करेक्ट पोजीशनिंग कैसे करेंगे थोरेकोटमी की। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कि डबल ल्यूमेन ट्यूब उसको पास होनी चाहिए दोनों लंग्स को, जो कि दोनों लंग्स को वेंटिलेट कर रही हो, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब की बात कर रहा है। नंबर 2, जो उसकी एल्बोज हैं, जो उसके शोल्डर्स हैं, वो 90 डिग्री पे देखो यहाँ पे हैं, और एल्बोज भी 90 डिग्री पे हैं, ऐसे ही होनी चाहिए। नंबर 3, जो इंसिजन होता है वो स्कैपुला के एंगल से नीचे होता है। ठीक है, स्कैपुला पीछे है ना, तो स्कैपुला के 3 एंगल्स होते हैं, आपको पता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक बंदे की बैक है, तो ये इसकी एक स्कैपुला है, ये उसकी दूसरी स्कैपुला है, तो 3 एंगल है ये। ठीक है, ये इंफीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो जो इंफीरियर एंगल होता है उससे नीचे गुजरता है आपका थोरेकोटमी का इंसिजन। उसके बाद जो एक लेग होती है वो कुशन के बीच में होती हैं दोनों लेग्स, एक उसके नीचे एक उसके ऊपर। दूसरी चीज आप ये देखो बच्चे कि जो इंसिजन होता है थोरेकोटमी का, वो किस किस चीज को बेसिकली पियर्स कर रहा होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये वाली चीज रीड करके बता रहा हूँ। इंसिजन एंड लेयर्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एंट्रोलैटरल थोरेकोटमी। ठीक है, देखो कौन कौन सी हैं। ए, द latissimus dorsi is divided in line with the skin incision. B, if serratus anterior is divided, it should be close to its attachment to rib 6, 7, 8. It can be left intact and mobilized along its inferior border. And C, the intercostal muscles are stripped off the upper border of rib. यानी कि इतनी कॉम्प्लेक्स याद मत करो, मैं शॉर्ट करके लिखवा रहा हूं कि लैटिसिमस डॉर्साई, सिराटस एंटीरियर और इंटरकोस्टल मसल्स को आप लोगों ने इन्वेट करना है, उनके थ्रू आपने जाना है। दूसरी चीज एक ये बता दूं कि इलेक्टिव थोरेकोटमी और जो आपकी इमरजेंसी थोरेकोटमी होती है, आपके सामने क्लियरली दोनों आपकी इमेजेस दी हैं, इन दोनों के इंसिजन में डिफरेंस होता है, याद रखना ये। इलेक्टिव के अंदर हम लोग पूरी लैटरल थॉरैक्स को इंसिजन देते हैं, जो कि शुरू होता है इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के नीचे से, लैटरली ट्रेवल करता है और थोड़ा इंटीरियरली आता है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। लेकिन इमरजेंसी के अंदर हम लोग थोरेकोटमी कभी करनी पड़े तो फिर हम लोग बच्चे याद रखिएगा कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर इंसिजन देते हैं। ठीक है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप लोग जब थोरेकोटमी का प्रोसीजर लिखें तो सबसे पहले हेडिंग दें कि थोरेकोटमी के इंसिजन कौन से होते हैं, फिर पेशेंट की पोजीशन का जिक्र करें, फिर उसका कोई आप लोगों ने बताना है कि हम लोग इंसिजन में क्या क्या चीज इंसाइज करते हैं वो लिखते हैं। ये जो इसने पूरा यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है बच्चे, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों के लेवल के लिए ये नहीं है। अगर आप लोग ये नहीं भी करते, दैट्स टोटली गोइंग टू वर्क। आप लोगों को इसके अंदर आपके मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये बेसिक बातें अगर थोरेकोटमी की पता है तो इट्स रियली रियली वेरी गुड। तो बच्चे बेसिकली हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये थोरेकोटमी करते हैं कि आप लोगों ने जो कैंसर का लीजन है वो निकालना है इसके थ्रू। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आपको ये जो इसकी फर्दर मैनेजमेंट इसने दी, मतलब ये नहीं दी हुई इसने कि हम लोग लंग के कैंसर के लिए कीमोथेरेपी क्या करते हैं और रेडियोथेरेपी क्या करते हैं। बस इसने लिखा है कि उसकी जो बेसिक मैनेजमेंट है वो यही वाली होती है कि सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जब लंग का जो इफेक्टेड पार्ट होता है जिसकी हम लोग रिजेक्शन करते हैं, जिसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो लंग की रिजेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। कम से कम इन कॉम्प्लिकेशंस के नाम आप लोगों को जरूर आने चाहिए। ठीक है, नंबर 1 लंग की रिसेक्शन सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस लिखवा रहा हूँ, ब्लीडिंग। नंबर 2 के ऊपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ठीक है, यानी कि पेरी ऑपरेटिवली इंफेक्शन कंट्रैक्ट कर सकता है बंदा। नंबर 3 परसिस्टेंट एयर लीक हो सकती है, ठीक है, ड्रेन्स के थ्रू खास तौर पे। और इसके अलावा नंबर 4 पे है ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला ये होता है यानी कि ब्रोंकस और प्लूरा के बीच में एक एबनॉर्मल ट्रैक्ट डेवलप कर जाता है, जो कि बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन देता है जैसे न्यूमोथॉरक्स का केस देता है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी इमेज निकाली है, और याद रखना ये वॉशिंगटन मैनुअल की इमेज है, बहुत जबरदस्त इमेज है, बड़ी काम आएगी तुम लोगों को लंग के किसी भी केस के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट लिखने के लिए। ये मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन भी लोगों की सर्जिकल जो पेशेंट्स होते हैं तो उनकी यूजुअल मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है,
प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना बहुत जरूरी है थोरेसिक सर्जरी जब भी करनी हो ऑपरेशन से पहले, जिसमें हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर स्पायरोमेट्री आ जाती है और आर्टीरियल ब्लड गैसेज आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखो कि अगर मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली आप ये कर सकते हो कि डिफ्यूजन कैपेसिटी चेक कर सकते हो, और कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग ये पोस्ट ऑपरेटिव इसने लिखा हुआ है। ठीक है, इधर इसने मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप शुरू में यूजुअली स्पायरोमेट्री और आर्टीरियल ब्लड गैसेज परफॉर्म करते हो ऑपरेट करने से पहले। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी बंदे के अंदर प्री ऑपरेटिव हाइपरकैपनिया है 45 मिलीमीटर से ज्यादा, देन यू हैव टू प्रीक्लूड रिसेक्शन। ठीक है, ये आपने लाइन याद रखनी है। उसके बाद है कार्डियक डिजीजेस की असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है थोरेसिक सर्जरी करने से पहले। नंबर 3 के ऊपर है स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग को आपको रुकवाना होता है कम से कम 2 हफ्ते पहले। ये बच्चे आप लोगों को प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट आ जाया करती हैं, जैसे मुझे याद है सर्जरी के पेपर में आप लोगों को आई थी कि वारफरिन एक बंदा ले रहा है और उसकी हमने सर्जरी करनी है, तो उसको प्री ऑपरेटिवली कैसे मैनेज करेंगे। तो कम से कम 2-3 हफ्ते पहले आपने उसकी स्मोकिंग को स्ट्रिक्टली रुकवा देना है। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात की जाए तो देखो पहली हेडिंग इसने ये दिया कि थोरैकोटॉमी का इंसिजन मोस्ट पेनफुल इंसिजन है सर्जरी में, वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल। तो पेन के ऊपर एनाल्जेसिया पे आप लोगों का बहुत जरूरी कंट्रोल होना चाहिए। पेन को आप लोगों ने डील करना है, पेशेंट को पेन फ्री रखना है। ठीक है, और आप लोगों को नर्व ब्लॉक्स लगाने पड़ सकते हैं, बहुत जरूरी है। हाउस जॉब में इंटरकोस्टल नर्व ब्लॉक लगाना लाजमी सीख लेना, काम आएगा। नंबर 2 पे पेरी ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट आपने करनी है, वो आपने ऑपरेशन के दौरान आपने ये मैनेजमेंट करनी मैनेज करना होता है और उसके बाद भी। ठीक है, कि जो पल्मोनरी सर्जरीज होती हैं इनके बस बाकी सर्जरीज में भी आप लोग इसका ध्यान रखते हैं, लेकिन ये है कि आप पल्मोनरी सर्जरीज में स्पेसिफिकली इस बात का लाजमी ध्यान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इसको मैं रीड करता हूँ। Pulmonary surgery does not induce large fluid shifts, while collapse and re-expansion of lungs during surgery can lead to pulmonary edema. ये इंपॉर्टेंट बात थी। बात यह है कि पल्मोनरी सर्जरी इटसेल्फ कोई फ्लूइड्स की शिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन लंग्स की इन्वॉल्वमेंट की, लंग्स के श्रिंकेज की वजह से या एक्सपेंशन की वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर सकता है, डिफरेंट ग्रेड्स का, डिफरेंट वेराइटीज का, जिसकी वजह से बच्चे बेसिकली होता यह है कि पेशेंट यूजुअली डिस्निया के साथ प्रेजेंट करता है पोस्ट ऑपरेटिवली। तो आपने उसकी जो मॉनिटरिंग है एबीजीज के लेवल की और ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो चेक करनी है उसके ऊपर लाजमी फोकस करना है। ठीक है, ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब 2-3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता दूं, फिर छुट्टी मिलेगी, लेक्चर बस खत्म होने लगा आप लोगों का। ये देखो बच्चे, मीडियास्टिनल पैथोलॉजीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि मीडियास्टिनम 2 तरह की होती है, सुपीरियर मीडियास्टिनम और ये नीचे आपकी इंफीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, तो बल्कि मैं आप लोगों को लेक्चर का न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आना, मैक्सिमम 5 मिनट लूंगा और फिर छुट्टी।